तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लेने जा रहे हैं वो डीएनए से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस है और प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेटेड अल्टीमेटली प्रोसेसेस आगे हम करेंगे। तो बच्चे जो आज करना है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। कोर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो बच्चे जब सबसे पहले डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर जो है जो वो डिटरमाइन किया गया वॉटसन एंड क्रिक ने किया था एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा के बेसिस पे। तो बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है उसके बाद अल्टीमेटली वो फिगर आउट करने की कोशिश की गई। ठीक है, डीएनए को जब आइडेंटिफाई किया गया, उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ये भी पता चलना शुरू हो गया था कि डीएनए में ये दो स्ट्रैंड्स जो है वो खुद को कॉपी करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, और बच्चे ये कॉपी जो है जो बनती है अब वो किस तरीके से बनती है वो डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। उसके लिए कुछ फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि किया था मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में। तो बच्चे एक कॉन्सेप्ट था कि डीएनए जब कॉपी होता है वो इस तरीके से है। तो बच्चे कॉपी होने के बाद जब वो नया स्ट्रैंड बना रहा है वो इस तरीके से है, लेट्स से। तो बच्चे अब होगा क्या, पेरेंट में ये पूरा रहेगा और यंग वन में ये नया वाला जाएगा, पुराना नया वाला, और पुराना वाला पेरेंट में रहेगा, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर ये पुराना वाला डीएनए है तो हमारे पास दूसरी कॉपी ये भी हो सकती है, दो डीएनए बने, एक में ये जाए और एक में ये। मतलब एक केस ऐसा हो सकता है कि दो ऑफस्प्रिंग जो बन रहे हैं उसमें या एक पुराना वाला जाए और एक नया वाला जाए, या फिर ऐसा केस हो सकता है जब दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उसमें ये वाला जाए और ये वाला, तो सेम हाइब्रिड है। ये दो केसेस की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, तो बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन को में से कौन सा केस रहता है इन दोनों में से वो डिटरमाइन करना था। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जाना गया। तो इन दोनों केसेस में से कौन सा केस है वो फिगर आउट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो इट्स द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए। हमने लास्ट लेक्चर में ही बात की थी कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए खुद का कॉपी खुद बनाता है जो उसको एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की तरह भी आगे रखता है। तो बच्चे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ its own copy is called as DNA replication। रेप्लिका बन रहा है डीएनए का। ठीक है, तो बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें डीएनए शोज और रेप्लिकेशन प्रोसेस शोज सेमी कंजर्वेटिव अरेंजमेंट। सेमी कंजर्वेटिव तो बच्चे एक हमारे पास फुली कंजर्वेटिव होता है जिसको हमने बताया इस तरीके से पुराना डीएनए है, ये पुराना डीएनए, ये दो स्ट्रैंड्स इकट्ठे हैं और ये दो स्ट्रैंड्स फुल कॉपी बनाएंगे दो नए स्ट्रैंड्स की जो आपस में पेयर कर जाते हैं। ये है फुली कंजर्वेटिव जिसमें पुराना वाला डीएनए एक डॉटर सेल की फॉर्म में पूरी तरह कंजर्व रहा। मतलब हमारे पास हाफ ऐसा नहीं है, हाफ नया है हाफ पुराना, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा डीएनए जो है वो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म में प्रिजर्व रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर ये फर्दर कॉपी बनाएगा, फिर ये फर्दर कॉपी बनाएगा, यानी कि पेरेंट डीएनए हर बार कंजर्व रह जाएगा। बट दूसरा केस ऐसा होता है जिसमें ये डीएनए का एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, जिसमें से इन दोनों पुराने स्ट्रैंड्स के साथ नया नया स्ट्रैंड जुड़ेगा। ये है सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि डॉटर सेल्स की फॉर्म में पेरेंट का सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रिजर्व रहेगा हमेशा, एक स्ट्रैंड जो है वो नया रहेगा।
यानी कि एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड, ये स्ट्रैटेजी है बेटा। ठीक है, तो मुझे सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब यही था। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर मतलब जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यानी कि डीएनए की कॉपी बनती है, उसमें डीएनए जो है वो इस तरीके से कॉपी बनाता है कि हर डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, और उस दोनों स्ट्रैंड के साथ नए नए स्ट्रैंड्स जुड़ेंगे। ठीक, तो बच्चे मतलब ईच डॉटर सेल, डॉटर सेल बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन क्यों होती है, वो इसीलिए होती है ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन जाने वाली है उसको सेम डीएनए की कॉपी मिले, सेम इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड हो। तो ईच डॉटर सेल हैज वन कॉपी, वन स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट and another strand is new, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है वो डिटरमाइन होता है। लेकिन बच्चे ये डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें ये दो न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं जो दो पुराने स्ट्रैंड्स के साथ जुड़ेंगे, वो ये डॉटर सेल्स में जाके उसका हिस्सा बनाएंगे। ये स्ट्रैंड बनते कब है, इसके लिए पुराना सेल साइकिल रिकॉल करते हैं। तो सेल साइकिल रिकॉल जब करेंगे तो उसमें इंटरफेज में हमने 3 फेजेस पढ़े थे, G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, S फेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, थर्ड G2 फेज। तो मतलब ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो S फेज में हो रही है। तो मतलब ये वाला जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, जिसमें एक पुराना डीएनए स्ट्रैंड अपनी जैसी दो कॉपीज बना रहा है, ये सारे स्ट्रैंड यूज हो गया बेटा, तो 3 नहीं रहेंगे, ये 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये वाले स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और बाकी 2 नए स्ट्रैंड बने, तो मतलब 2 डॉटर सेल बनेंगे आफ्टर माइटोसिस जो बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पूरा प्रोसेस रहता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर जिसमें हमारे पास डीएनए हमेशा एक पुराने स्ट्रैंड के साथ रहेगा, एक नए स्ट्रैंड के साथ, वो प्रूफ किसने किया और कैसे। तो बच्चे ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है, this proved by Matthew Messelson and Franklin Stahl in 1958, immediately after this Watson and Crick model. So this semi conservative replication was proved by Matthew Messelson and Franklin Stahl in 1958. अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, तो एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले एक बार हम जानेंगे कि मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने कौन सी टेक्निक यूज की थी। उन्होंने जो प्रोसेस यूज किया था वो था सेंट्रीफ्यूगेशन, used centrifugation for this particular experiment. बट बच्चे सेंट्रीफ्यूगेशन में भी एक पर्टिकुलर टाइप है, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बच्चे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के दौरान हम सेम चीज करते हैं, हाई स्पीड रोटेशन करते हैं, लेकिन हम वहां पे डेंसिटी ग्रेडियंट्स क्रिएट कर देते हैं यूजिंग अ पर्टिकुलर केमिकल। तो बच्चे मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने
जो केमिकल यूज किया था दैट इज सीजियम क्लोराइड, तो उसमें से जोन्स क्रिएट किए थे, ठीक है, उसमें जोन्स क्रिएट किए थे। जो सबसे बेस में जोन था, सबसे हेवियर जोन माना जाता है, सबसे टॉप पे है वो लाइटर जोन। तो मतलब जोन्स क्रिएट किए जाते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हमेशा जोन्स क्रिएट किए जाते हैं। और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है अगर आपको कोई चीज को सेपरेट करना है तो। सेंट्रीफ्यूगेशन में नॉर्मली क्या होता है, हाई स्पीड रोटेशन करवाया जाता है और जो डेंस मटेरियल होता है वो हमेशा सेटल कर जाएगा नीचे, बट बच्चे वो पर्टिकुलरली सेपरेट नहीं होगा। जिनकी डेंसिटी नियरली सिमिलर है वो उस पर्टिकुलर रेंज में सारे जो है वो सेटल कर जाएंगे, आप आइसोलेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे उन्होंने एक जोन्स क्रिएट कर दिए ताकि जो सबसे ज्यादा हैवियर चीज है वो यहाँ पे आके सेटल हो जाए, दूसरी जो लाइटर होगी वो यहाँ पे, उससे लाइटर होगी तो ऊपर और ऊपर और ऊपर, मतलब जितना जिसकी डेंसिटी जिस जोन के साथ मैच करती है वो वहीं पे आके रुक जाता है, उससे ज्यादा वो सेटल होगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी हैवियर या कितना भी लाइटर क्यों ना हो, वो उससे ज्यादा नीचे सेटल करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जितनी हैवियर चीज वो अपने हैवियर जोन के साथ मैच करता हुआ वहीं पे रुक जाएगी, दूसरा जितनी लाइटर चीज होगी वो अपने जोन के साथ मैच करते हुए वहीं पे रुक जाएगी। तो बच्चे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इस तरीके से करवाया गया, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस दे यूज्ड सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड को यूज करके उन्होंने ये ग्रेडियंट्स क्रिएट किए। तो ग्रेडियंट्स तो क्रिएट कर लिए, है ना। अब बच्चे डीएनए मॉलिक्यूल को दोबारा जानते हैं, दोबारा बात करते हैं इसके बारे में। तो बच्चे डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो यूज होता है, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना। तो नाइट्रोजनस बेसिस में कौन सा नाइट्रोजन आइसोटोप यूज हो रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टोन ने इसी चीज का मतलब इसी चीज का बेनिफिट उठाया। उन्होंने क्या किया, ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट उन्होंने क्रिएट किए उसके लिए उनको चाहिए था कि दो डीएनए जो है वो डिफरेंशिएट हो जाने चाहिए अलग अलग स्टेजेस पे जो वो करना चाह रहे थे। उन्होंने डीएनए सिंथेसिस के लिए ना दो अलग आइसोटोप यूज किए, एक हेवियर और एक लाइटर। तो फर्दर सबसे पहले तो उन्होंने यूज किया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अपने प्रोसेस के लिए, दूसरा उन्होंने यूज किया heavier and lighter isotopes of nitrogen to work with that particular gradient. They used heavy nitrogen isotope, वो heavy nitrogen isotope जो था वो था N15 and lighter nitrogen isotope that is N14. N15 एंड N14 यूज किया डीएनए को अलग से सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे अब ये दो चीजें जो है उन्होंने यूज करने की कोशिश की और फर्दर प्रोसेस किया। अब वो कैसे, उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आइसोटोप्स और ये मैकेनिज्म यूज किया ताकि वो डीएनए को सेग्रीगेट कर सके और इस मैकेनिज्म के बारे में जान सके, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में। तो बच्चे इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, अब मैथ्यू और मेसलसन ने एक बैक्टीरिया लिया फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे दे टुक E. coli for the process। और बच्चे E. coli के केस में डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन जो है, सेल डिवीजन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, दिस प्रोसेस टेक्स नियरली 20 मिनट्स। रेप्लिकेशन जो है वो 18 मिनट्स के आसपास हो जाती है कंप्लीट। तो बच्चे E. coli for the process and they take 20 minutes for division।
20 मिनट्स का अप्रोक्सीमेशन था, तो डिवीजन के लिए 20 मिनट्स लेते हैं, जिसके बाद उनके पास नई जनरेशन बन जाती है, दैट इज नेक्स्ट डॉटर सेल्स। तो बच्चे अगर ये इकोलाई है, इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई में हमारे पास हमने इस इकोलाई को ग्रो किया एक ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन डाला गया था, लेकिन कौन सा नाइट्रोजन 15 हेवियर आइसोटोप। अब इस इकोलाई को हमने उस नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में ग्रो किया। ये इकोलाई है, तो ग्रोन इन नाइट्रोजन 15। ठीक है, तो बच्चे इसको ग्रो किया गया, तो हमारे पास इसमें जितने भी डॉटर सेल्स बने होंगे, ठीक है, जितने भी डॉटर सेल्स को जनरेशन बाय जनरेशन ग्रो किया गया बहुत ज्यादा देर तक, ठीक है, फॉर मेनी जनरेशंस, और अल्टीमेटली वी ऑब्टेन्ड अ पर्टिकुलर केस जिसमें हमें डीएनए मिला इस हेवियर आइसोटोप के साथ, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स जो बने उसमें क्या थे, हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, जिसकी वजह से वो हेवियर था। ठीक है, तो मतलब हमारे पास नाइट्रोजन 15 मीडियम में उसको काफी जनरेशन तक ग्रो करते रहे, और हम चाहते थे कि ऐसा डीएनए बने जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स में हेवियर आइसोटोप हो। और बच्चे जब हमने क्या किया, इस जनरेशन वाली इकोलाई को फर्दर सेंट्रीफ्यूज करवाया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया उसका, तो हमने देखा कि जो ये डीएनए था वो बिल्कुल नियरली बेस पे जाके कलेक्ट हो गया, जहां पे हेवियर जोन बनाया था हमने, हेवियर ग्रेडियंट क्रिएट किया था, यानी कि N15 स्ट्रैंड जो है, N15 इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों स्ट्रैंड में हेवियर आइसोटोप है। ठीक है, तो N15 स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे आ गया इस तरीके से आइसोटोप, तो N15। तो बच्चे अब इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड में हेवीनेस आ गया ड्यू टू हेवियर आइसोटोप, तो ये हमने कलेक्ट कर लिया, ये हमें चाहिए था तो हमने कलेक्ट कर लिया। अब हमने इसी इकोलाई को उठाया जिसमें ये पर्टिकुलर हेवियर डीएनए है विद बोथ द स्ट्रैंड्स हैविंग द हेवियर आइसोटोप। अब बच्चे हम क्या करके गए, इस इकोलाई को हमने एक डिफरेंट मीडियम में शिफ्ट कर दिया, डिफरेंट मीडियम में, दैट इज विद नाइट्रोजन 14 द लाइटर आइसोटोप, तो नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में इसको शिफ्ट कर दिया। तो बच्चे नॉर्मली क्या था, इस सेम बैक्टीरिया में दोनों स्ट्रैंड्स क्या थे, हेवियर आइसोटोप के साथ थे, बट हमने इसको मीडियम में डाल दिया, लाइटर आइसोटोप वाले मीडियम में। ठीक है, तो लाइटर आइसोटोप वाले जब मीडियम में डाला तो उसके केस में प्रोसेस कैसा रहा, और चीजें क्या हुई, चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से आई। मैं आपको पहले सेंट्रीफ्यूगेशन का डाटा दे देती हूँ कि सेंट्रीफ्यूगेशन में इस केस में क्या आया। तो बच्चे 20 मिनट्स के बाद हमने ये चीज कलेक्ट करा, ठीक है, तो 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स हम शिफ्ट करते जा रहे हैं बेटा। 20 मिनट्स इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर 20 मिनट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, तो एक जनरेशन जब हमें मिल गई इस आइसोटोप के साथ, 20 मिनट्स बाद हमने उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जब ये जनरेशन मिल जाएगी तो 20 मिनट्स बाद हम उसकी नेक्स्ट जनरेशन लेंगे जो अलग मीडियम में होगी। तो बच्चे जब हमने ये सेंट्रीफिकेशन का डाटा लिया तो उसमें हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे बैंड मिला, देख रहे हो यहाँ पे ये जोन यहाँ पे नीचे बन रहा है और ये जोन यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर। तो हमें ये चीज समझ आने लगी, कुछ तो चीज आया। जब हम फिगर आउट करने लगे तो हमें पता चला कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स बने हैं, यानी कि सेम स्ट्रैंड नहीं बना। नहीं तो क्या होना चाहिए था, अगर ये सेम पूरा स्ट्रैंड एक ऑर्गेनिज्म में रह रहा है और ये नाइट्रोजन 14 में ग्रो करने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या होना था, या तो ये एक पूरा आना था या तो पूरा ये वाला। बट इसमें क्या हुआ, इस तरीके से जितने भी डीएनए बने उसमें इस तरीके से बैंड आया ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि बच्चे उसमें एक स्ट्रैंड लाइटर हो गया था।
हाइब्रिड बन गया था, यानी कि एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 के साथ और एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 के साथ हमेशा, जिसकी वजह से ये बैंड डीएनए थोड़ा लाइटर हो गया, तो सीजियम क्लोराइड के साथ वो एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट पे जाके रुक गया और ज्यादा सेटल नहीं हुआ क्योंकि वो उतना हेवियर था ही। ठीक है, तो इसमें आया हमारे पास नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15 स्ट्रैंड, यानी कि हाइब्रिड स्ट्रैंड थे सारे के सारे, जिसकी वजह से सारे ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में ये मिला। कोई भी केस ऐसा नहीं था हमारे पास जहां पे एक और बैंड मिला, वो सारे सेम मिले, यानी कि हाइब्रिड्स मिले। नाइट्रोजन 15 वाले थे स्ट्रैंड, हाइब्रिड बन गए। अब बच्चे फिर क्या किया हमने, फिर से आफ्टर 20 मिनट्स थर्ड मीडियम में शिफ्ट किया गया, लेकिन ये मीडियम फिर से नाइट्रोजन 15 वाला था, तो नाइट्रोजन 15 वाला मीडियम। ठीक है, इसमें इकोलाई को ग्रो करवाया, यानी कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए हम इसको नाइट्रोजन 15 में डाल दिया आफ्टर 20 मिनट्स लेके, क्योंकि हर जनरेशन 20 मिनट के बाद मिलेगी, उसके बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब इस जनरेशन में जब देखा गया तो बैंड्स कुछ इस तरीके से थे। ठीक है, और उसके बाद ये, यानी कि नाइट्रोजन 15 जो है वो ज्यादा प्रीडोमिनेट कर गया इस केस, नाइट्रोजन 15 स्ट्रैंड्स, बट यहाँ पे नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14 स्ट्रैंड्स। कैसे पता चला? इसके केस में जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन देखोगे तो आपको चीज जो है प्रॉपर्ली समझ आएगी। तो मुझे उन्होंने जब देखा यहाँ पे इस केस में, इस मीडियम में 20 मिनट्स तक ग्रो करवाने के बाद जब उन्होंने एनालाइज किया, तो एनालिसिस के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पे तो जोन्स जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। एक जोन ये वाला जो बिल्कुल नीचे था, जो सिमिलर पोजीशन पे यहाँ पे, जो नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 वाला था, और अल्टीमेटली दूसरा जोन भी सेम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में आ रहा था, यानी कि ये वाला जो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 वाले स्ट्रैंड की वजह से आ रहा था। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड लेते, सेकंड केस में फिर हमें हाइब्रिड मिलना था नाइट्रोजन 15 के साथ, और थर्ड केस में हमें लाइटर बैंड और इंटरमीडिएट बैंड मिलना था हाइब्रिड के साथ। तो मतलब उनको ये समझ आ गया कि कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि पेरेंट का डीएनए एज इट इज आगे ट्रांसफर हो रहा हो, नहीं तो हमारे पास इस केस में पता है क्या आना था, इसके केस में बिल्कुल एक हेवियर आइसोटोप आना था अगेन इस तरीके से, और दूसरा बिल्कुल लाइटर आना था इससे भी ऊपर। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। इसके केस में क्या हुआ, ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, उसके साथ साथ एक नई कॉपी आ गई जिससे कंपैरेटिवली लाइटर हो गया। तो बच्चे हमारे पास इस जोन में इस ग्रेडियंट पे आगे रुक गया, और यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ, हमारे पास दो जोन्स मिल गए, दो तरह के, एक हाइब्रिड मिला और एक हेवियर आइसोटोप के साथ डीएनए कंप्लीट। तो इस तरीके से वो समझ पाए कि डीएनए जो है, जो ट्रांसफर हो रहा है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास पूरा डीएनए पेरेंट का किसी में भी कंजर्व नहीं रहता। डीएनए जो है पेरेंट का, उसके स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और बच्चे उसकी सिर्फ एक एक स्ट्रैंड की कॉपी जो है वो यंग वन के पास जाती है, नया स्ट्रैंड जो है उसके साथ, यानी कि एक स्ट्रैंड पुराना होगा, एक स्ट्रैंड हमेशा नया होगा। तो इस तरीके से मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया। तो मुझे ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट जो है, जो कि हमारे पास परफॉर्म किए गए, बहुत सारे रिसर्चर्स ने परफॉर्म किए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो विसिया बीन्स यानी कि विसिया फेबा के साथ किया गया था, वो टेलर एंड उनके कलीग्स ने किया था। ठीक है, फिर उन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है ना, ये तो यहाँ पे तो हमारे पास इकोलाई लिया गया था, और फर्दर उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स, यूकेरियोटिक प्लांट्स से भी काम हुआ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ विसिया फेबा, टेलर और उनके कलीग्स ने भी सेम तरीके से काम किया था। उन्होंने फर्दर कंक्लूड किया कि हमारे पास जो प्लांट्स है उनके केस में भी डीएनए जो रेप्लिकेशन जो है वो सेम तरीके से होती है।
ठीक है, लेकिन उनके केस में उन्होंने ये नाइट्रोजन नहीं लिए थे, उन्होंने उनके केस में रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ताकि वो ट्रैक कर सके कि रेडियो एक्टिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहले केस में अगर ऐसे रेडियो एक्टिव दोनों स्ट्रैंड्स होंगे तो रेडियो एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी, फिर लाइट होगी, फिर हाइब्रिड्स मिल जाएंगे हमें यहाँ पे दो पैटर्न्स। ठीक है, सो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट पूरा किया गया था। सो हमारे पास टेलर एंड कलीग्स performed same experiment with Visya Feba, जिसे फेबा बीन्स कहा जाता है, विसिया फेबा, using radioactive थाइमिडीन। तो अल्टीमेटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और सेमी कंजर्वेटिव नेचर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रूफ होता गया। ठीक है, वह मैं सेंड कर दूंगी बेटा। यहां तक क्लियर है सबको बच्चे? मैम हाँ विनंदा, बच्चे बोलो बेटा, जोर से बोलो। मैम सीजियम क्लोराइड क्यों लिया था? क्योंकि बच्चे सीजियम क्लोराइड जो है उसकी अलग अलग फॉर्मुलेशंस लेके हम ग्रेडियंट जोन्स बना सकते हैं, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन वेरिएट कर देंगे ना, वो बिल्कुल जल जैसा रहेगा जोन। यहाँ पे अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेंगे वो नीचे सेटल हो जाएगा और उस दौरान हमारे पास एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जितनी हैवी चीज होगी इस जोन पे रुक जाएगी। तो सीजियम क्लोराइड जो है वो ग्रेडियंट्स क्रिएट करने के लिए यूज किया था, अलग अलग फॉर्मुलेशन उसकी ग्रेडियंट्स क्रिएट कर सकती है, तो वहां पे चीजें ट्रैप हो सकती है। ठीक है, इसीलिए यूज किया था बेटा। ओके मैम। मुझे किसी और को भी दिक्कत आ रहा है वीडियो के साथ? सो बच्चे अब डीएनए रेप्लिकेशन के एक्चुअल प्रोसेस पे आते हैं। सो बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे मैंने कहा, वो प्रोसेस है जो कि जिसमें कि डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, तो बच्चे हमें यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन करना होता है वो प्रोकैरियोटिक एस्पेक्ट से करना है, वो हम इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, तो बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए की कॉपी बन रही है अगेन सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न से। तो सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न से जो डीएनए की कॉपी बन रही है उसमें हम कंसीडर करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, जो कि एक अगेन प्रोकैरियोट है। तो बच्चे ई कोलाई it has 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs, है ना, इतने बेस पेयर डीएनए है। ठीक है, which requires nearly 18 minutes to complete replication। रेप्लिकेशन कंप्लीट करने के लिए, कॉपी फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए डीएनए, ई कोलाई डीएनए को, यानी कि 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स को 18 मिनट्स चाहिए होते हैं। बच्चे इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक सेकेंड में कम से कम भी 2000 बेस पेयर्स जो है वो कॉपी हो जाते हैं। सो 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड की एफिशिएंसी है रेप्लिकेशन की। तो सोचो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट नहीं लग रहा? कोडिंग इंफॉर्मेशन में भी
2000 बेस पेयर्स जो है वो इमीडिएटली कॉपी हो गए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोसेस जो है वो एरर प्रूफ रखा जाता है। इसमें एरर के चांसेस जितने कम होते हैं उतने कम चांसेस होते हैं कोई डिजीज से। तो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एरर प्रूफ होना जरूरी है ताकि कोई एरर जनरेशन बाय जनरेशन पास ना हो। तो इतना बड़ा प्रोसेस है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। एक तरह से समझ लिया जाता है, समझ ले तो एक हमारे पास दिस केमिकल प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए एंजाइम को यूज तो किया होगा, है ना, एंजाइम को यूज तो किया होगा। तो बच्चे इसीलिए इस प्रोसेस के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है ताकि इस प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ सके। तो बच्चे जो वो एंजाइम जो है उसे कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो बच्चे इसको डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज भी लिखा जाता है, पर हम पूरा नाम लिख रहे हैं जो कि बता रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम है और वो एंजाइम जो है डीएनए पे ही डिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए। और काम क्या करना है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि पुराने डीएनए को यूज करके नया डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, उसको पॉलीमराइज किया जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज आप सिंपली बी एंजाइम का नाम लिख सकते हो, लेकिन उसका कंप्लीट नाम ऐसा होता है क्योंकि कुछ वायरसेस में ना आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी, तो इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मतलब इतनी एफिशिएंसी जो आप देख रहे हो ना वो इसी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की वजह से। तो बच्चे अब डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी क्या है? डीएनए पॉलीमरेज जो है यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है इट फॉर्म्स कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी भी बनाता है, हेल्प्स इन एरर प्रूफ रेप्लिकेशन, एरर प्रूफ रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एरर प्रूफ रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा यानी कि कोई भी चांसेस नहीं होते हैं यहाँ पे एरर होने के, ठीक है। तो मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहेगी, हाई एक्यूरेसी, एंड दे आर फास्ट इन देयर फंक्शन। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा फास्ट रहते हैं अपनी एक्टिविटी में ताकि टाइम पे चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, ठीक है। तो चले डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे वी हैव नियरली 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स के केस में हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखेंगे यूकैरियोटिक नहीं है। तो 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, कुछ बेसिक डिफरेंसेस साथ में ही बात करते हुए चलेंगे। अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज रहते हैं, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। यूकैरियोट में अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इस तरीके से हमारे पास गामा, इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसमें से ना बच्चे एक्चुअल प्रोसेस जो है ना वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। दिस इज मेन पॉलीमरेज फॉर रेप्लिकेशन, polymerase for replication process, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब बाकी दो फिर क्या फंक्शन करते हैं? दिस 2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए।
ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो ये दोनों क्या करते हैं, रेप्लिकेशन के दौरान प्रूफ रीडिंग करते हैं, ताकि अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है उसे निकाल कर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके। तो डीएनए पॉलीमरेज सोर्स में भी ये टेंडेंसी है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास ये पॉलीमरेसेस जो है ना, ये भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ रीडिंग के दौरान कोई गैप रह गया है, कहीं न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हुआ, कहीं गलत हुआ है, उसको रिमूव करके ये ऐड कर सकते हैं। बट मेन प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस में यही स्टार्ट करता है बच्चे, ठीक है। और बच्चे डीएनए पॉलीमरेज जो है, आप एक कॉन्सेप्ट में और देखोगे, मैं वहां पे मेंशन करूंगी, वहां पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो बच्चे अब डीएनए पॉलीमरेज शुरू हो गया, उसके अलावा क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो बच्चे रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस, अब ये रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी नहीं करनी है, ये रिक्वायरमेंट बॉडी को पूरी करनी है, इक्वलाई की बॉडी को, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको बाहर से नहीं लाके देनी। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज खुद ये अपना काम खुद कर लेगा ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और स्टिमुलस। उसके बाद दूसरा हमारे पास टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट यानी कि डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट वो होता है जिसे यूज करके फर्दर कॉपी बनने वाली है। इस टर्म से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है डीएनए टेम्पलेट। तो डीएनए टेम्पलेट इज अ डीएनए स्ट्रैंड which is used to form new strand और new copy। और बच्चे ये जो न्यू कॉपी बनेगी वो सेम नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास दोनों डीएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, सेम बिल्कुल नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाने में हेल्प करेगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करेगी। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही लिख लेते। तो बच्चे टेम्पलेट हो गया, इसी टेम्पलेट को यूज करके डीएनए पॉलीमरेज कॉपी बनाएगा। बट बच्चे कॉपी कैसे बनाएगा, कुछ तो ऐड करेगा ना। तो बच्चे वो एडिशन जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, क्योंकि पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, बॉन्डिंग बनाता है उनके बीच में, ऐड करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, ऐड करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, लिंक करता जाता है चेन को। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हमें। पर बच्चे इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लेकिन डायरेक्टली सिर्फ न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब आप बोलो कि एक फॉस्फेट तो सफिशिएंट है न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास इस तरीके से शुगर होती है, शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप होता है और दूसरी जगह बेस होता है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ ही तो न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट होगा। तो ट्राइफॉस्फेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है बच्चे? ट्राइफॉस्फेट्स की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि जो आप प्रोसेस अभी समझ रहे हो ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है बॉडी के लिए। एक्सपेंसिव मतलब ये एनर्जी करेंसी को बहुत ज्यादा खर्च कर सकता है, बहुत ज्यादा एटीपी यूज कर लेगा, जिससे बॉडी के बाकी फंक्शनैलिटी से इफेक्ट पड़ सकता है। तो अलग से एटीपी यूज ना करके बॉडी जो है वो न्यूक्लियोटाइड को ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियोटाइड जो इंसर्ट होने वो तो बनाने ही बनाने थे, रॉ मटेरियल भी मिल गया। दूसरा हमने 2 फॉस्फेट्स एडिशनल ऐड कर दिए, ताकि जब ये 2 फॉस्फेट्स इंसर्ट होने हो तो डीएनए पॉलीमरेज पहले इन फॉस्फेट्स को तोड़े, इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, उसे यूज करें और उसको यूज करके इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को विद सिंगल फॉस्फेट इंसर्ट कर दे, ठीक है। तो बच्चे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली यूज नहीं होते, दे involve directly in the process in the form of triphosphates, और उसके बाद इन्हें तोड़ा जाता है, ठीक है। तो बच्चे as replication is energy consuming process, so 2 phosphate bonds
are removed or broken down to release sufficient energy for process। तो मतलब एडिशनल एटीपी जो है वो नहीं तोड़े जाएंगे, उल्टा इन्हीं फॉस्फेट इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से जो कि 2 फॉस्फेट्स हैं उनको तोड़ के निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। हाँ, वैसे इस पॉलीमरेज को सेम तरीके से काम करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, तो मैग्नीशियम आयंस जो है वो इसके कोफैक्टर है, साथ में काम करेंगे। मैग्नीशियम आयन की बॉडी यूज करती है, टेम्पलेट यूज करेगी और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स यूज करेगी। पहले 2 फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, वो एनर्जी यूज करके डीएनए पॉलीमरेज जो है इन न्यूक्लियोटाइड्स को विद सिंगल फॉस्फेट जो हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं विद सिंगल फॉस्फेट इंसर्ट कर देगी डीएनए बनाने के लिए। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव वे से। तो बच्चे सम मोर एंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये 3 हो गए ए बी सी। नेक्स्ट यहाँ पे डी लिख रही हूँ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एक लिख रही हूँ, दैट इज हेलिकेस। दूसरा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज और तीसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एडिशनल फंक्शन करते हैं लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इनका इन्वॉल्वमेंट भी आप देखोगे। ठीक है, तो हेलिकेस, टोपोआइसोमरेज एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये 3 एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे इस प्रोसेस के दौरान।